नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल का नवाब अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान के बारे में, शुजाउद्दीन के बारे में और सरफराज के बारे में। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को शुरुआत। और अगर चैनल पर नया है दोस्तों तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब अपने एक हेडिंग बना लो और लिखो उसमें क्या, अली वर्दी खान। हम भी अपना हेडिंग बना लेते हैं और क्या लिखेंगे, अली वर्दी खान के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बंगाल का नवाब अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बारे में पढ़िए। देखो दोस्त, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि अली वर्दी खान जो है वो बंगाल का नवाब बना तो कब बना, है कि नहीं? आखिर ये जो अली वर्दी खान है जो बंगाल का नवाब कब बना, तो ये जो बनता है बाबू वो 1740 में जो है बंगाल का गद्दी पर बैठता है, बंगाल का नवाब बनता है। और इसका जो 1756 में रहता है, ये जो चल जाता है हम लोग यानी यमराज के पास, ये 1756 में पहुंच जाता है, यमराज का बुलावा हो जाता है। तो 1740 में ये गद्दी पर बैठता है और 1756 में इसका हो जाता है मृत्यु। अब बात यहाँ पर ये आता है, जब मैं सरफराज के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां पर हम आपको बताए थे कि जो अली वर्दी खान था वो सरफराज को पराजित करके हम लोग उसको पहुंचा के तब वो क्या किया था, बंगाल का नवाब बना था, बंगाल की गद्दी प्राप्त किया था। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि वो जो अली वर्दी खान जो है जो सरफराज को पराजित किया था वो किस युद्ध में पराजित किया था? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं कि जो सरफराज अली वर्दी खान जो बना वो 1740 में बंगाल की गद्दी पर बैठा और 1756 में इसका मृत्यु हो जाता है। अभी ससुरा जो है बैठते के साथ में एक स्टेटमेंट दागता है, कौन? अली वर्दी खान। अभी जो स्टेटमेंट रहता है वो हमारे प्रति नहीं और आपके प्रति नहीं, भारतीय के प्रति नहीं रहता है। और वो जो स्टेटमेंट इसका जो रहता है वो यूरोपीय कंपनी के प्रति रहता है। किसके प्रति रहता है? यूरोपीय कंपनी के प्रति रहता है। अब ये स्टेटमेंट में क्या दागता है ससुरा? ये वो बोलता है, ये कैसा बात बोलता है कि कहता है कि ये जो यूरोपीय कंपनी से जो काम कर रहे थे उस टाइम, कहता है कि ये यूरोपीय कंपनी जो है एक मधुमक्खी की समान है। यूरोपीय कंपनी क्या है? एक मधुमक्खी की समान है। अगर इसे छेड़ा ना जाए, अगर इसे छेड़ा ना जाए तो ये शहद देगी, अगर इसे छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेगी। यानी एक लाइन में अगर कहा जाए तो इसको कहने का मतलब क्या था कि यूरोपीय कंपनी जैसे काम कर रहा है वैसे करने दो, इससे कोई उलझो मत। नहीं उलझोगे तो शांति से रहने देगा, उलझोगे तो धर के ये हम लोग पहुंचा देगा। यानी इसका कहना ये था। तो ये ससुरा ये काम ये भी किया भी। अब ये क्या किया कि ब्रिटिश जो से था वहां जो यूरोपीय कंपनी जो थे जितने मौजूद थे न उससे ही ज्यादा क्या किया, उलझा, और न ये ज्यादा उससे संबंध भी खराब किया, न ही ज्यादा उससे ज्यादा दोस्ती किया और न ही ज्यादा अपना ये संबंध खराब किया। अली वर्दी खान जो था ब्रिटिश से ज्यादा दोस्ती भी नहीं करता है और अपना संबंध भी खराब नहीं करता है। इसी के काल में क्या होता है कि बिहार के क्षेत्र में जो होता है वो विद्रोह हो जाता है। बिहार के क्षेत्र में इसी के काल में जो है से विद्रोह होता है और वो विद्रोह जो है से अपने शक्तियों के दम पर जो है से अली वर्दी खान जो है से उस विद्रोह को दबा देता है। अपने शक्ति इसके पास क्या, कि इसके पास पावर था भाई, सेना इसके पास था, पैसा इसके पास था, तो किसान के द्वारा विद्रोह किए गए थे तो विद्रोह को क्या किया, अपने शक्ति के दम पर उस विद्रोह को क्या कर दिया, कुचल दिया। इसी का अगला प्रक्रिया में ये होता है कि जो अली वर्दी खान होता है ये जो है 1750 ईस्वी में, अब अली वर्दी खान के बारे में दो चीज मैंने अभी बताया, वो क्या बताया कि अली वर्दी खान जो बैठा वो 1740 में गद्दी पर बैठा और अली वर्दी खान जो है बैठते के साथ में एक स्टेटमेंट आया यूरोपीय कंपनी के प्रति। वो क्या स्टेटमेंट आएगा आप कमेंट करो, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद हो गया होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि अली वर्दी खान जो है यूरोपीय कंपनी के प्रति क्या स्टेटमेंट दागा था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बिहार में विद्रोह हुआ तो विद्रोह को दमन कर दिया। इसी के अगला प्रक्रिया में जो है 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में एक और घोषणा करता है, और वो घोषणा करता है क्या चीज, वो अपने नाती के प्रति कि हमको जाने के बाद, यानी कि अगर हमको यमराज बुला लेंगे, अली वर्दी खान कहता है कि अगर हमारा यमराज बुला लिया तो यहाँ तो गद्दी हो जाएगा खाली, तो उसका उत्तराधिकार कौन है? तो 1750 ईस्वी में जो है से ये उत्तराधिकार का घोषणा करता है और वो बोलता है कि मेरा नाती, और इसका नाती कौन था? इसका जो नाती था वो था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, जिसके बारे में आज हम लोग इसमें अच्छे तरीका से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इसी का अली वर्दी खान का जो नाती था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को क्या करता है, अपना उत्तराधिकार 1750 ईस्वी में घोषित कर देता है। यानी कि इसका मृत्यु कब हुआ? 1756, 6 साल पहले ही जो है बोल देता है कि नाती तू ही जो है यहाँ के अगला उत्तराधिकार है। क्योंकि ये जो सिराजुद्दौला था वो किसके पास था? अली वर्दी खान के पास था। इसके ऊपर मालिश उलिश करता था भाई, नाना था बुढ़ा गया था तो तेल पानी करता था, तो वही बोला कि अगला जो उत्तराधिकार होगा, अगला जो नवाब होगा बंगाल का, वो बनेगा सिराजुद्दौला। और वही होता है। अभी यहाँ पर जैसे 5 साल पहले इसको ये चीज खबर मिल जाता है कि इसको सिराजुद्दौला, तो अभी तो खुश एकदम क्या करे, खुश से इतना उतावला हो जाता है। इसका अब कोई इंसान कहता है कि किसी को जीने के लिए पूजा पाठ करता है, अभी ससुरा क्या कर दिया कि इसको मारने के लिए पूजा पाठ में भिड़ गया कि कब हमारा नाना ऊपर वेंटिलेटर पर जाए, कब ये यमराज इसको बुलावे। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में जो है ससुरा पूजा करने लगा।
अब वही हाल हुआ, और वही हाल का हुआ कि 1756 में जो है से यमराज के पास कौन पहुंच जाता है, अली वर्दी खान चला जाता है। 1756 में अली वर्दी खान चला जाता है और लाल कोट हरियर पैंट से यही था और झकमक चढ़ा और बैठ गया बंगाल के गद्दी पर। और बन कौन गया 1756 में? 1756 ईस्वी में बन जाता है बंगाल का नवाब कौन? वही सिराजुद्दौला। अब यहां पर देखो चलेगा सिराजुद्दौला। अब इसका किस्मत खराब था यार, इसका सिराजुद्दौला का किस्मत जो था से खराब था बेचारे का। क्या होता है ये सिराजुद्दौला के साथ जो है कि दुश्मन के साथ ही इसको क्या संघर्ष करना पड़ेगा कि इसको खुद अपने संगे संबंधियों के साथ में जो है इसको संघर्ष करना पड़ा। दुश्मन के साथ तो छोड़ दो, पहले इसी के जो सगे संबंधी थे वही इसको विरोध करने लगा। आप देखे होंगे घसीटी बेगम, थंबनेल का टैग में आपने देखा घसीटी बेगम। आखिर कौन है ये घसीटी बेगम? ये यहीं पर आएगी। अब ये जो सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला जैसे ही गद्दी पर बैठता है, बंगाल के नवाब बनता है, तो वैसे ही जो है सिराजुद्दौला की मौसी, इसकी मौसी होती है कौन? घसीटी बेगम। नाम है उसका घसीटी बेगम था भाई। देखो अभी घसटाते जो है घसीटी बेगम जो है क्या करती है? सिराजुद्दौला को विरोध करती है कि कहते कि अरे बेटा, यानी तो बहन का बेटा ही हुआ ना, अगर नाती हुआ अली वर्दी खान का तो इसका बहन का बेटा ही हुआ। तो बोला कि अरे बेटा तो मौसी अभी जिंदा है रे और तू सोच रहा है कि हम गद्दी पर बैठे। तो सिराजुआ का बोला कि नाना हमको 5 साल पहले ही उत्तराधिकार, 6 साल पहले ही घोषित करके गिलौर मौसी, भूल मत। और भी बात तो तू जानती है। तो वो तो बात है, लेकिन वो बात गया यार, आदमी गया बात गया, उसको भूलो। अभी हम जिंदा है तो हमको गद्दी पर बैठने दो। लेकिन ना 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 ना, ऐसे ना होई, तोरा बोलना से कुछ ना होई, हम तो गद्दी पर बैठ गए। अब ये क्या किया, इसको विरोध करने लगी। घसीटी बेगम जो है किसका? सिराजुद्दौला को विरोध करने लगी। अब ये जो सिराजुद्दौला घसीटी बेगम जो है तुम हटो गद्दी पर से, गद्दी पर हमको बैठने दो, हम यहाँ के नवाब नहीं बनेंगे, बंगाल के नवाब नहीं हम बनेंगे, हमको गद्दी पर बैठने दो। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तब ये पहुंच जाती है पूर्णिया के सूबेदार के पास। पूर्णिया के सूबेदार किसके? शौकत जंग। अब शौकत जंग भी जो है इसका विरोध में आ जाता है। किसका? सिराजुद्दौला का। तो ये दोनों मिलकर के जो है क्या करने लगते हैं? इसका विरोध करने लगते हैं। किसका? सिराजुद्दौला का। इसको गद्दी से हटाया जाए, बंगाल के नवाब से हटाया जाए। अब यहीं पर जैसे सिराजुद्दौला के कुछ अधिकारी भी होते हैं। अब ये जो उन अधिकारियों को जो है अपने पक्ष में ये घसीटी बेगम कर लेती है, अपने पक्ष में। और वो कौन कौन अधिकारी होते हैं? जो सिराजुद्दौला के अधिकारी होते हैं, जिसका सेनापति होता है मीर जाफर, मनिक चंद, अमीर चंद, कहीं कहीं अमीन चंद भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अमीन चंद, राय दुर्लभ, यारत लीफ, राय वल्लभ और कृष्णदास और जगत सेठ। ये जो सब थे क्या थे? ये अधिकारी थे। किसका? सिराजुद्दौला का। लेकिन इन अधिकारियों को भी जो है से क्या कर लेती है घसीटी बेगम और शौकत जंग जो है से अपने पक्ष में कर लेती है। तो उसमें से जो मेन रहता है कौन? एक मीर जाफर रहता है और जगत सेठ। ये जगत सेठ जो है ये दो अधिकारियों को जैसे सबसे पहले अपने पक्ष में लाता है। ठीक है, अपने पक्ष में लाती है मीर जाफर को और जगत सेठ को। अब ये अपने पक्ष में लाना, अभी अधिकारियों भी दिमाग खराब था। इन लोग भी नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला जो है से गद्दी पर रहे। इसी का जो अगला प्रक्रिया है बाबू, अब देखो यहाँ पर तो बात की कि अधिकारी, जब इन लोग तो अधिकारी ना था तो बात किसका? कहा कि वहां का नवाब कौन था? बंगाल का सिराजुद्दौला था। तो बात किसका सुनना पड़ेगा? सिराजुद्दौला का सुनना पड़ेगा। तो इसको भी मेहनत करना पड़ा, थोड़ा सा इसको भी संघर्ष करना पड़ा, बहुत जगह घसटाना पड़ा घसीटी बेगम को, समझ गए ना? तब जाकर के इसका लास्ट में मृत्यु होता है। अब इसका जो मृत्यु होता है वो कौन मारता है इसको जो हत्या करता है उसका अगर बात किया है तो इसका हत्या कौन करता है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और कंटिन्यूटी के साथ में देखते रहे। ठीक है, अब हम लोग कहां पर थे? जब ये अधिकारी का अपने पक्ष में किया, इसी के अगला प्रक्रिया में जो है से क्या किया, वही जो घसीटी बेगम थी वो जाती है किसके पास? ब्रिटिशवा के पास। अब देखो यहां पर से क्या होगा, करना होगा, यहीं पर से हो जाएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज। अभी तक तो ये अपने से संघर्ष कर रहा था, कौन कि हटाने का संघर्ष, कौन षड्यंत्र रच रही थी? घसीटी बेगम। अब महाषड्यंत्र रचेगी कौन? घसीटी बेगम। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये चल जाती है घसीटी बेगम जो है चल जाती है किसके पास? ब्रिटिश के पास। अब ये ब्रिटिश के पास जैसे ही जाती है वो बोलती है कि देखिए ब्रिटिश साहब कुछ ऐसा बात है। बोलिए कैसा बात है? जैसे ही वो जाती है तो बोलती है कि वाह घसीटी बेगम मुझे आए हैं, थोड़ा सा उनको सर स्वागत किया जाए। तो इस ससुर तो स्वागत भी होता है, पूरा मान आदर होता है। काम वजह से मान आदर कर रहा था वो ब्रिटिश में जाने, गोरके जाने। ठीक है, अब देखो इसको कहा जाती है ब्रिटिश के पास। अब किस लिए जाती है? सिराजुद्दौला को हटाने की प्रक्रिया के लिए, कि उसको हटाया जाए किसी भी तरीका से। ब्रिटिश सर आप उसको हटाइए, बंगाल का नवाबी हमको बनाइए, उसको गद्दी से भगाइए। यानी ये प्रस्ताव लेकर के गई, किसको हटाने को लेकर के? सिराजुद्दौला को। अब यहाँ पर ब्रिटिश का होगा कारनामा चालू। अभी तक ब्रिटिश शांत बैठा हुआ था,
अभी तक छोटा ब्रिटिश कुछ ना बोल रहा था, एकदम चुप्पी साधे हुआ था, क्योंकि उसको इंटरफेयर करने का कुछ वैसा रास्ता ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये चोरवा के अब गोरखा क्या मिल गया, और रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया, कहा रास्ता मिल गया कि जो घसीटी बेगम है, यही सिराजुद्दौला की जो मौसी है, कहां पहुंच गई, ब्रिटिशवा के पास पहुंच गई। क्या चीज, मदद के लिए। क्या चीज की मदद के लिए, कि सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाना है, बंगाल के नवाब से हटाना है। अब यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटिशवा का बंगाल में हस्तक्षेप। बंगाल में अब यहां से चलेगा ब्रिटिश का हस्तक्षेप। अब ये जो ब्रिटिश ससुरा क्या करेगा कि बिना सिराजुद्दौला से पूछे, बिना कहे पूछे क्या करेगा, ये कलकत्ता में जो है सिर्फ फोर्ट विलियम किला का निर्माण करेगा। कलकत्ता में क्या करेगा, फोर्ट विलियम किला का निर्माण करेगा। फोर्ट विलियम किला का निर्माण कहां, तो कलकत्ता में। कलकत्ता में। अब ये कलकत्ता में जो है सिर्फ फोर्ट विलियम किला का निर्माण बिना सिराजुद्दौला से पूछे, उसे कोई सलाह नहीं लिया। अब सिराजुद्दौला को पता चला कि अरे ससुरा, कि कलकत्ता में इन लोग साला हमसे बिना कहे पूछे और किला का निर्माण कर रहा है, आखिर बात क्या है भाई। गुस्सा में गया, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मतलब नहीं हो सकता। घुसाया पूरा भयानक उन सिराजुद्दौला कि ब्रिटिशों का हमारे साथ में गद्दारी कर रहा है। तो बोला कि ये ब्रिटिश सुधर जाओ, तू काहे यहाँ पर किला बना रहा है, काहे बना रहा है किला। तो बोला कि चुप। कौन, ब्रिटिश। तो चुप बोलता है, ब्रिटिश चुप नहीं हो रही, चुप बोलने से नहीं चली, हम तोरा पर आक्रमण करो। तो बोले बेटा सिराजुद्दौला थोड़ा सा सबर रख, थोड़ा सा तिरछी निगाह से देख। अब तिरछी निगाह से देखे तो कौन वहां पर पता चल गई, कौन थी, घसीटी बेगम घसटाते घसटाते वहां पहुंची हुई थी। कौन, घसीटी बेगम। तो बोले कि वो ये माजरा है। लेकिन फिर भी क्या कर देता है सिराजुद्दौला, अपने सेनापति मीर जाफर को जो है से आदेश देता है कि जाओ मीर जाफरा, तू फोर्ट विलियम पर जो है से कब्जा कर। किसको भेजता है, सेनापति मीर जाफर को भेजता है, कहां, कि फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के लिए। और मीर जाफर जो है से जाता है और वहां पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। कहां, फोर्ट विलियम किला पर। फोर्ट विलियम किला पर कब्जा किसका हो जाता है, फिर सिराजुद्दौला का हो जाता है। अब जब वहां फोर्ट विलियम किला बन रहा होगा भाई, तो बनाने वाला तो कोई वहां पर अधिकारी होगा। अब वहां पर जो फोर्ट विलियम किला का जो निर्माण किया जा रहा था, वहां पर टोटल 146 अधिकारी काम कर रहे थे। इस किला के निर्माण में कितना, 146 अधिकारी जो बाबू काम कर रहा था, 146 अधिकारी। अब देख यहां से क्या चलेगा सिराजुद्दौला का। अब यहाँ जो 146 अधिकारी जो था, इसको क्या किया, मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के पास क्या लाया, पकड़ करके लेकर आया कि देखिए सिराजुद्दौला साहब, नवाब साहब, यही 146 जो अधिकारियां है ना, यही सब जो है फोर्ट विलियम किला का निर्माण कर रहा था। अब इन लोग ससुरा का क्या करता है सिराजुद्दौला कि अरे भाई एगो कमरा था, ठीक है, एगो ये, और इसमें जो है 30 लोग का रहने का कैपेसिटी था, 30 लोग इसमें रह सकता है। अब ये क्या किया, कोठरी में एक समझ कोठरी था ये, और इस कोठरी में क्या किया, 146 लोगों को ठूस दिया, 146 लोगों को ठूस दिया। अब भाई तू ही जानो, जिसमें 30 लोग रह सकता है, और में सीधे कहा जा रहा है 3 से 4 गुना जा रहा है, 146 लोग को भर दिया। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे कोठरी में डाला जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अधिकारी को, समझ गया। और ये जो 146 अधिकारी में जो है 123 अधिकारी के जो है दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाता है। सब कुमला कुमला के मर जाता है यार, कुमला कुमला के जो है 123 अधिकारी कहां चल जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। उसमें से 23 अधिकारी बचते हैं किसी तरीका से, बाएं ताएं करते करते, इधर उधर करते उड़ते, समझ गया, समझ गया। अब इतना रूम में गैस बन गया होगा यार कि हालत खराब हो गया, गैस की वजह से, दम घुटने से वजह से 123 लोग को मर गया, 123 लोग मर गया। बचा कितना लोग, 23 लोग। अब ये जो 23 लोग जो बचा, इसी में से एक कोई बचा था, समझ गया ना, जेड हॉलवेल, जेड हॉलवेल, यही जो एक अधिकारी था, यही अधिकारी के द्वारा जो है इस घटना को आंखों देखा वर्णन किया गया। इस घटना को क्या किया, जेड हॉलवेल द्वारा जो है इस घटना को आंखों देखा, दोनों आंखों देखा द्वारा जो है इस घटना को वर्णन किया गया। और इसी के नाम पर जो है इस घटना को क्या कर दिया गया, हॉलवेल कांड का नाम दे दिया गया, हॉलवेल कांड का नाम दे दिया गया। इसी का नाम है काल कोठरी कांड, काल कोठरी कांड, काल कोठरी कांड, यानी कि ब्लैक हॉलवेल कांड, ब्लैक हॉलवेल कांड, यानी कि ये 3-4 नाम से ये घटना जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ कुछ इतिहासकारों ने जो है यहाँ पर कुछ क्या बोला, मुद्दा उठाया। उन लोगों का ये मुद्दा ये था कि ये जो घटना है से सच्चाई घटना नहीं। अगर सच्चाई घटना रहता तो उस टाइम का जो इतिहासकार एक मौजूद था, उस टाइम का जो इतिहासकार था जो मौजूद था वहां पर, उसी काल में जब ये घटना हुआ था, उसी टाइम के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन, ये गुलाम हुसैन के जरिए जो है, ये गुलाम हुसैन के जो है इनका एक पुस्तक था
सियारुल मुस्तखैरनी, सियारुल मुस्तखैरनी भी कह सकते हैं आप, खैरनी कहीं पे खैरनी भी लिखा हुआ है। तो मुस्तखैरनी, सियारुल मुस्तखैरनी में जो है से इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है, इसीलिए इस घटना को सच्चाई नहीं बताया जाता है, समझ गए। तो यहीं पर खास किया था, ये तो हॉलवेल का कांड हो। अब ये जो है जैसे ही ये कांड के बारे में किसको पता चला, ब्रिटिशवा को पता चला। कब पता चला भाई कि हमारे 146 अधिकारी फोर्ट विलियम किला को बनाने में लगल था, उनको इस ससुरा सिराजुद्दौला जो है से वो कोठरी में बंद करके सबके मार डाला। अब यहां से बम बमैले पहुंचता कौन है, वही ब्रिटिश सेनापति जो है से ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है मद्रास से। अब मद्रास से भागे दौड़े पहुंचता है कौन, मद्रास से जो आता है वो कौन आता है, आता है रॉबर्ट क्लाइव। अब ये रॉबर्ट क्लाइव जो है सबसे पहले तो केकरा पास पहुंचता है, मीर जाफरा के पास। मीर जाफरा के पास जाता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अभी ससुरा के हवा टाइट हो जाता है कि ले बाबा ई का होला, हम तो सिराजुद्दौला के कहे पर ओखनी पर आक्रमण कर दिए रे बाबा, अभी तो हमरा छोड़ते ही नहीं, अभी तो हमरा छोड़ते नहीं। कौन, रॉबर्ट क्लाइव गया किसके पास पूछा, कहा किसका रे, तोरा कौन कहा था मेरा अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए। तो बोला कि बेटा तोरा तो लास्ट में निपटबो, ठीक है, तोरा तो ऐसा मजा चिखाएंगे, और मजा चिखाता है इसको, बाद में देखना क्या होगा इसलिए मजा इसको भी चिखाता है, जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब डिटेल से जानेंगे तब, ठीक है। तो मीर जाफर के पास जाता है, इसके पास फिर रॉबर्ट क्लाइव जो पहुंचता है, किसके पास पहुंचता है, और वहीं पर जो फोर्ट विलियम पर पहले सबसे आकर के क्या करता है मिर्जाफर, तो अब इस पर कब्जा किसका था, मिर्जाफर था, वहां पर देख रेख वही कर रहा था, सेनापति भाई था, तो इजी देख रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव के जरिए जो है फोर्ट विलियम किला को जैसे दोबारा जो है से अपने अंडर में कर लेता है। कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव जो है ये अपने अंडर में कर लेता है फोर्ट विलियम किला को। अब जैसे ही अंडर करता है तब यहाँ पहुंचता है किसके पास, सिराजुद्दौला के पास। अब इस सिराजुद्दौला के पास बोलता है कि का सिराजू तू ही ज्यादा चिल्पो मचा रहा था, अब तू चिल्पो मचाओ, अब तू चिल्पो मचाओ। तब हम यहाँ पर नहीं थे तो तू आक्रमण करके मेरा अधिकारी काम कर रहा था, तो बहुत हीरो बन गया कोठरी में बंद करके, अब तुमको हम मजा सिखाते हैं। तो इसको पहले कहा, उसी के समय जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है एक संधि होता है, जो संधि का नाम दिया गया अल्ली नगर का संधि। अल्ली नगर का संधि इसके बीच में होता है, किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की बात है, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में जो है से अल्ली नगर का संधि होता है, अल्ली नगर का संधि, अल्ली नगर का संधि होता है। देखना सब चीज कॉन्सेप्ट है, एकदम कहानी है, कुछ है नहीं हिस्ट्री, समझ गया ना, सब कहानी है, बस कहानी को एकदम कंटिन्यूटी के साथ में ध्यान से सुनते रहना है, सब दिमाग में यूं घूमने लगेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बात क्या आता है, अल्ली नगर का संधि होता है। जो इस संधि में क्या किया जाता है, पहले तो इस सिराजुद्दौला से क्या करता है, ये जो रॉबर्ट क्लाइव जो है से बोलता है कि बेटा तू पहले तो हमारा जो तू कलकत्ता में जो मेरा किला को बंदोबस्त किया है, जो तोड़ा है, उसको बनाने का अनुमति दो। इसमें क्या करता है कि फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम किला को पुनः बनाने के लिए जो है से क्या करता है, अनुमति रॉबर्ट क्लाइव के सिराजुद्दौला के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है। अब यहाँ पर बोलता है कि इतने से ना हो सिराजुद्दौला, युद्ध भी किया गया तेरे साथ में, जो युद्ध हुआ, जो नुकसान हुआ, युद्ध क्षतिपूर्ति भर तू, तो युद्ध भी क्षतिपूर्ति मांगा, युद्ध क्षतिपूर्ति उससे वसूला गया, किससे, सिराजुद्दौला से। इतना ही नहीं, यहां तक कि क्या बोल दिया कि बंगाल में टकसाल ढालने का अनुमति, टकसाल यानी वो अपना सिक्का चलाएगा, टकसाल, ठीक है, यानी टकसाल ढालने का अनुमति। और बोला कि तू एक फरमान जारी कर कि वहां जो फ्रांसीसी व्यापारी जो है जो काम कर रहा है, फरमान जारी कर, और ये फरमान जारी करके उन लोगों को तू यहां से इस क्षेत्र से निकाल। और उसको जो है एक फरमान भी जारी करना पड़ गया, किसको, सिराजुद्दौला को। तो ये कारनामा जो है से अली नगर के संधि में हुआ। अब यहाँ पर जो है से अब जो होगा ब्रिटिशवा का राजनीतिक हस्तक्षेप चलेगा। अब इसको सत्ता जो है से इधर उधर उथल पुथल चलना चालू हो जाएगा। अब इसका जो सेनापति था, क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था कौन, मीर जाफर। अब मीर जाफरा के पास जो है सो कौन पहुंचता है, रॉबर्ट क्लाइव पहुंचता है। अब देखो यहाँ पर क्या कहानी हुआ, अब मीर जाफर के पास जो है सो कौन जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जाता है। अब जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव जाता है, इसके पास बोलता है, इसके पास एक ऑफर लेकर के जाता है, ऑफर ये लेकर के जाता है कि मीर जाफर तुमको हम एक ऑफर दें। तो बोलता है कि बोलिए सर क्या बात है, देखो तुम यहाँ का सेनापति हो इसीलिए हम तुमको ऑफर दे रहे हैं, नहीं तो हम निचला अधिकारी को भी दे सकते थे। बोलिए नहीं, क्या बात करते हैं, आपको बातों को हम टाल नहीं सकते, ऑफर तो दीजिए तो सही। तो बोलता है कि तू बंगाल के नवाब बनेगा। इसको यह ऑफर दिया जाता है, मीर जाफर को दिया जाता है, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, कि तू बंगाल का नवाब बनेगा। क्या बात करते हैं सर आप भी, और हम वो भी बंगाल का नवाब, मजाक इतना मत कीजिए, अरे सही में बोल रहे हैं भाई, तू बंगाल का नवाब बनेगा। अगर तो इसके लिए क्या करना होगा,
बोला कि इसके लिए क्या करना होगा, अगर हम बंगाल के नवाब से हाँ हम बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो वही बोलता है करना कुछ नहीं है, वही तुमको करना है, करना कुछ नहीं है, वही तुमको करना है। अब भाई ये तो समझ में नहीं आया होगा, समझ में। यानी कहता है कि हम जो है सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करेंगे और तुम तो रहेगा उसका सेनापति, तुमको युद्ध में कुछ नहीं करना, तुमको युद्ध में कुछ नहीं करता है। और यही से जो है बाबू क्या कर लेता है, पलासी का युद्ध का जो है यहीं से विस्तार होना प्रारंभ होता है, यानी यहीं से पलासी युद्ध का शुरुआती दौर पकड़ता है यहीं से। अब देखो मीर जाफर क्या करता है, अब ये जो है एक्सेप्ट कर लेता है ये ऑफर को। कौन, मीर जाफर जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, रॉबर्ट क्लाइव को ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम बनेंगे, अच्छा हमको कुछ नहीं करना है तो हम बन ही जाएंगे, टेंशन किस बात की। तो वहीं से जो है 13 जून 1757 को जो है चंद्रनगर से जो है क्या होता है, ब्रिटिश का सेना शुरुआती करता है। चंद्रनगर से जो है ब्रिटिश का सेना चलना प्रारंभ करता है युद्ध के लिए, समझ गया ना। अब यहीं से पलासी का युद्ध का जो है पकड़ेगा, और पलासी का युद्ध जो होगा एक निर्णायक युद्ध होगा दोस्तों। पलासी का युद्ध जो होगा एक निर्णायक युद्ध होगा। हम लोग स्पेशल जो है पलासी का युद्ध होगा, पलासी में कितने युद्ध लड़े गए हैं, इनको सारे बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे। थोड़ा सा भी हम ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। ये जो 13 जून से जो है 1757 13 जून को जो है चंद्रनगर से ये युद्ध का शुरुआती होता है, और वही जो है बंगाल के नादिया 23 जून 1757 को जो है 23 जून 1757 को जो है बंगाल के नादिया जिला में जो है ये दोनों का सेना आपस में टकरा जाता है। बंगाल के नादिया जिला में जो है ये क्या करता है, दोनों का सेना जो है मीर जाफर का सेना, और एक तरफ से ये सॉरी क्या बोलते हैं, इधर से ब्रिटिश का सेना और उधर से सिराजुद्दौला का सेना। सिराजुद्दौला का सेना, ये दोनों का सेना कहाँ है, बंगाल के नादिया जिला में टकराता है। पलासी के बंगाल के नादिया जिला में ये जो है कहाँ टकरा जाता है सेना। कहा यह जाता है कि ब्रिटिश के तरफ से जो सेना थे वो था टोटल 1100 यूरोपीय जो थे इनके सेना थे, और साथ ही साथ में ये भी कहा जाता है कि 200 प्लस 200 जो थे वो भारतीय सेना भी शामिल थी। लेकिन सिराजुद्दौला के पास है वो क्या था, टोटल 50,000 से भी ज्यादा इसके पास सेना था। 50,000 सेना इसके पास सिराजुद्दौला के पास था, और मात्र इसके पास कितना 1100 यूरोपीय सेना थी, और वहीं जो है से 200 जो है वो क्या था, भारतीय सेना भी इनके शामिल थे। लेकिन यहां पर ससुरा कर देता है क्या गेम, क्योंकि इसका अपना ही लोग साथ नहीं देता, अपना ही सेनापति साथ नहीं देता है। अब क्या करता है, युद्ध तो होता है, ये दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में जो है इन लोग ये मीर जाफर जो है कुछ करता नहीं, खड़ा रहता है। यानी सिराजुद्दौला के जितना भी सेना था वो क्या किया, सबको मार दिया जाता है, किसकी सेना के द्वारा, ब्रिटिश की सेना के द्वारा, और मिर्जा फखर जो है खड़े के खड़े रहता है। अब ये बात जो है, और इसका साथ जो है 2 अधिकारी और देते रहता है, यारत लीफ और राय दुर्लभ। यारत लीफ और राय दुर्लभ जो है इसका दोनों का साथ देता है। यारत लीफ और राय दुर्लभ जो है ये 2 अधिकारी जैसे मीर जाफर का साथ में रहते हैं। वहीं जो है इसके तरफ से सिराजुद्दौला की तरफ से भी कोई वफादार नेता अधिकारी था जिसका मदन मोहन लाल, और एक और अधिकारी था मीर मदान, एक और अधिकारी था जिसका नाम था मीर मदान और मदन मोहन लाल। ठीक है, अब ये जो था इन लोग तो वफादार दोनों नेता थे, इन लोग दोनों तो सपोर्ट कर रहा था किसको, सिराजुद्दौला को, और इन लोग जो था सब ब्रिटिशवाद की तरफ आ गया था। और अंततः ये होता है कि ये सब कारनामा देख करके जो है क्या करता है, सिराजुद्दौला जो है कि तो हमारा साथ मिर्जा फखर गेम कर दिया, तो ये सब कारनामा देख लेता है, और ये देख ताकि कहां चल जाता है, ये भाग जाता है यहाँ से, और ये जाकर के शरण ले लेता है मुर्शिदाबाद में जो है ये शरण ले लेता है, मुर्शिदाबाद में ये शरण लेता है। और इसका मुर्शिदाबाद में ही है जो मीर जाफर का बड़ा बेटा जो है मीरान के द्वारा जो है सिराजुद्दौला को हत्या कर दिया जाता है। अब वहीं से फिर क्या करेगा कि मीर जाफर जो है गद्दी पर बैठ जाएगा। अब जैसे ही गद्दी पर बैठेगा यहां से ब्रिटिश उसको पेंगू बना देगा, पेंगू। अब इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे मीर जाफर के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।